राधे राधे सभी को। कैडेट जोन में आपका स्वागत है। आज एनडीए का फर्स्ट लेक्चर होगा, वो भी फिजिक्स का होगा और टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, थर्मोमन्स होता क्या है। ठीक, थर्मोडायनामिक्स मीन्स होता है ऐसा चीज जो डील करे हीट और टेम्परेचर से। थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या हो गया, जो हीट और टेम्परेचर से डील करे और हीट एनर्जी हो और चाहे कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, उनके बीच का कोई रिलेशन बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स। तो हीट एनर्जी, हीट हो चाहे टेम्परेचर हो, इनके बीच में कुछ डील होगी, ठीक है, और चाहे रिलेशन हो, चाहे हीट एनर्जी का हो चाहे कोई भी एनर्जी का हो, इनके बीच में कोई भी रिलेशन है तो उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स वर्ड तो समझ में आ गया, अब थर्मोडायनामिक्स सिस्टम क्या होता है। सबसे बड़ा चीज क्या है हमको समझना है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब थर्मोडायनामिक वो होता है जो एग्रीगेट हो लार्ज अमाउंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी ने पूछा या आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि थर्मोडायनामिक्स से एक एग्रीगेट होता है, एक एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि एक सर्टेन बाउंड्रीज पे बाउंड हो। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या हो गया, थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारा वो हो गया जो एग्रीगेट हो एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, और जो बाउंड हो सर्टेन बाउंड्रीज में, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम समझ में आ गया। दूसरा चीज आपको क्या आता है, सेकंड है आपका इंटरनल एनर्जी। सेकंड चीज क्या आता है आपको, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों को एडिशन करके जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। वैसे आप देखने जाओगे काइनेटिक एक लंबा सा डेफिनेशन आप लोगों को बताएंगे सर टीचर आपके, पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सारा डेफिनेशन बताएंगे। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताता हूँ, बस आप वो चीज को दिमाग में रखेंगे तो आपको काइनेटिक भी समझ में आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, कोई भी चीज मोशन में स्टार्ट कर दे, अपना क्या करना स्टार्ट कर दे, मोशन में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सपोज करो मैं अभी आप सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा हूँ, रेस्ट पोजीशन भी आप बोल सकते हो, मैं कोई मोशन नहीं कर रहा हूँ, पर सडनली मैं क्या कर दिया हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, चलना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करना चालू कर देता हूँ, मोशन करना चालू, मतलब मेरा बॉडी क्या करने लगा है, काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म करने लगा। तो समझ में आया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोग सिर्फ एक वर्ड याद रखो, क्या याद रखोगे आप, मोशन। मोशन आपको याद रहेगा तो समझ जाएगा आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सेकंड क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है पूरे बॉडी के एनर्जी जहां पे स्टोर किए करके रखे रहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि स्टोर एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ में, तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को डिनोट करने के लिए एक वर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोटेड बाय यू। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में कहीं भी आपको अगर यू लिखा है समझ में आओ, वो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर यू। ओके, अभी इसमें थर्मोडायनामिक्स बहुत सारे कुछ लॉज है आपको, ठीक है, जेरोथ लॉ पढ़ना पड़ेगा, दो तीन और लॉ है, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स बहुत सारे प्रोसेस वगैरह है, तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा है सो फार आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह लगेगा।
आप केमिस्ट्री में पढ़ने जाओगे तो भी ये लगेगा, फिजिक्स पढ़ो तो भी लगेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला हम लोग क्या समझते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सबसे पहला तुम्हारा क्या है, ज़ेरोथ लॉ। सबसे पहले क्या है तुम्हारा, ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ेरोथ लॉ क्या बोलता है, सपोज करो कि दो सिस्टम है, सपोज करो दो सिस्टम है ए और बी, ठीक है, और वो सेपरेटली रखा गया है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के। दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, दोनों को सेपरेटली रखा गया है थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसके, सी के। तो जो तुम्हारा ए और बी रहेगा वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, किसके, सी के। तुम्हारे मतलब जो सी के रहेगा वही तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ए और बी का भी उतना ही थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा जितना सी के। समझे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ेरोथ लॉ बोलते हैं। तो सपोज करो इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो दोनों ए और बी जो हो जाएंगे उनके बीच में जो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, सेम अमाउंट का होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ेरोथ लॉ। समझ में आया? किसी को डाउट हो तो आप क्या बोलते हो, डाल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टॉप। तो आपको कोई भी डाउट हो अभी तक लेक्चर में तो आपको कमेंट में आप कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग समझ गए, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड टॉपिक पे जाते हैं जो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हम लोग द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम दैट इज यूज्ड इन टुडे। अगर जितना भी अमाउंट ऑफ हीट है जो लोग किसी भी सिस्टम को दे रहे हो वो दो प्रकार में उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरनल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, तो इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेकंड उस पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो क्या बोलता है हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितना भी हीट है अगर आप लोग ने दिया है किसी भी सिस्टम को तो वो दो प्रकार से आपको यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और सेकंड क्या होगा, उसका एक्सटर्नल वर्क उस पे करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि डी क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब क्या हो गया, एक ये हो गया आपका। अब जिसमें डी क्यू क्या हो जाएगा, हीट कितना सप्लाई किया गया है सिस्टम को, डी क्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। समझ में आ गया? तो डी क्यू क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, और डी यू क्या हो जाएगा, सबको मालूम है डी यू क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्या हो गया, चेंज इन, अगर हम लोग डी क्यू लगाते हैं चेंज के लिए, ठीक है, तो क्या लगेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डी यू किसके लिए हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जहां पे डी यू रहेगा वहां पे चेंज इन एनर्जी लगाएंगे। पर किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो किसमें हो रहा है, सिस्टम में चेंज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सिस्टम। समझ में? तो भी जानना जरूरी है चेंज किसमें हो रहा है। तो जो हम लोगों ने सिस्टम लिया है, हीट किसमें सप्लाई किया जा रहा है, आपको सिस्टम में सप्लाई किया जा रहा है ना, तो चेंज किसमें आएगा, सिस्टम में चेंज आएगा, ठीक है। तो डी यू क्या हो गया तुम्हारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसमें, सिस्टम में। डी डब्ल्यू क्या हो गया, ऑब्वियसली पता चला डब्ल्यू दिया तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो कितना वर्क डन हो रहा है तुम्हारे सिस्टम में वो तुम्हें क्या पजेस करेगा, डी डब्ल्यू। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल इसका फॉर्मूला है, आपको फर्स्ट लॉ के लिए यूज करना पड़ेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग
प्रोसेस पे आ जाते हैं। ठीक है, फास्ट एंड फॉरवर्ड जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको 11 12 में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आप एनडीए हो तो आप तैयारी करने रिवीजन करने के लिए आप ये चीज कर रहे हो। तो अभी हम लोग फास्ट एंड प्रोसेस पे जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आपको बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है सबसे पहले क्या आता है, साइक्लिक प्रोसेस। क्या आता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक क्या होता है, व्हेन द सिस्टम रिटर्न टू इनिशियल स्टेट आफ्टर डूइंग वर्क देन द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक। साइकिल मतलब 360 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, अगर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज सिस्टम समझो, कोई भी सिस्टम अगर अपने पूरा काम करने के बाद इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर डूइंग वर्क इट्स कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो सीधे समझ सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आप ले लो ऑसिलेशन, ले लो। ऑसिलेशन क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। क्या यहां से निकला अपना, यहां तक अपना काम किया, वापस यहां पे आ गया। पेंडुलम फॉर एग्जांपल, पेंडुलम। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, साइक्लिक प्रोसेस ही तो कर रहा है वो। अपना इनिशियल पोजीशन से जा रहा है, अपना वर्क कर रहा है, वापस उसी पे आ जा रहा है। समझ में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू 0। बट साइक्लिक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा तो क्या लगेगा, अगर डेल्टा यू 0 हो गया तो हीट किसको सप्लाई करेगा, वर्क डन उसको करेगा। अभी हम लोग ने पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स अरे देखा ना, उसका फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर मेरा इंटरनल एनर्जी D 0 हो गया तो मेरा डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर होगा। वो फॉर्मूला से आपको अंदाजा लगाना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जो मैंने लगाया था आपको, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बस यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा लगाया है, अगर ये 0 हो गया तो ये किसके इक्वल, डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, एक साइक्लिक प्रोसेस था। सेकंड आता है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकंड क्या आता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। मैं आपको हर एक जितना प्रोसेस है आपको मैं एक वर्ड में बताऊंगा, जिसमें आप उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। पूरा आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं। अब आइसोबैरिक क्या बोलता है, जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना, अगर आइसोबैरिक आया है तो आइसोबैरिक के अंदर सिर्फ एक चीज याद रखना कि इसका प्रेशर जो होता है तुम्हारा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझे, सिर्फ आइसोबैरिक में आपको पूरा लॉन्ग टर्म, अभी मैं लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेशन पूरा बताऊंगा, फिर भी आपको मैं सिर्फ एक वर्ड में बता रहा हूं आपको कि एक वर्ड में अगर आपको आइसोबैरिक याद करना है तो सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस ये याद रखो कि उसमें हमेशा प्रेशर जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सपोज करो इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर हम लोग कोई प्रोसेस कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, अब उसके अंदर हम लोग को ये पता चला गया कि उसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। समझ में। अब क्या होगा, अगर समझ करो उसके अंदर हीट सप्लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम पार्शियली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पार्शियली चेंज हो जाएगा। समझ में, हीट और टेम्परेचर थोड़ा पार्शियली चेंज हो जाएगा, बट प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर जो है वो उतना ही रहेगा। समझ में आया। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू V डेल्टा V। V डेल्टा V मतलब क्या बोल रहे हैं, वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, डेल्टा बोला है ना, तो डेल्टा मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P V2 माइनस V1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा। समझ में आया सबको आइसोबैरिक। ठीक है, ये अगर आइसोबैरिक आया तो आप उसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ इतना दिमाग में याद रखना है कि आपका प्रेशर उसके हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आइसोकोरिक। इसके बाद थर्ड क्या है आपका, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रेशर होगा तो उसमें क्या होगा आपका, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है आइसोकोरिक है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जैसे आइसोबैरिक में हमने देखा प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, तो आइसोकोरिक में क्या रहेगा तुम्हारा, हमेशा वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
इसके अंदर हमेशा वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ लो अगर प्रोसेस सिस्टम में हो रहा है, ठीक है, अगर उसके अंदर वॉल्यूम आपको दिख रहा है कांस्टेंट है हर जगह, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, ये क्या कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक है तो इसमें वर्क कितना होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वर्क कितना हो जाएगा इसमें अंदर, जीरो। डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा इसका, जीरो। अगर डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया तो हमारा हीट सप्लाई किसको होगा, इंटरनल एनर्जी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसको सप्लाई होगा, इंटरनल। अगर ये मेरा जीरो होगा तो ये किसको सप्लाई होगा, इंटरनल एनर्जी को होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा यू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये याद रखना है सब लोग को आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। समझ में आया इतना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, आइसोथर्मल। नेक्स्ट आपको क्या है, इसको 4-5 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, या आइसो दिख रहा है आपको, थर्मल दिख रहा है तो हीट से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको अगर आइसोथर्मल दिया जाएगा तो उसमें आपको समझ जाना है कि इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, टेम्परेचर remains constant। तो अगर आपको आइसोथर्मल आया तो आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि उसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो लास्ट आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट आपका क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या होता है, थोड़ा भी कोई भी हीट क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको सिर्फ एडियाबैटिक में याद रखना है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब सेकेंड, अभी हम लोग ये सब हम लोग ने जाना अभी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग डिवाइस unaided by external energy which act as a cycle to absorb heat from the source and convert whole amount of unit work, ठीक है। it also states that the heat cannot flow by itself from low temperature body to high temperature, ठीक है। सीधा सा आपको याद रखना है कि अगर आपका बॉडी के अंदर कोई भी चीज हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम इटसेल्फ, तो सेकंड लॉ क्या होता है, हीट जो है हम अपने बॉडी से सेल्फ फ्लो नहीं कर सकते, और लो टेम्परेचर बॉडी से भी आप हाई टेम्परेचर बॉडी पे फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको क्या बोलते हैं, सिंपल में याद रखो, ज्यादा इसको टिपिकल मत बनाओ, जितना टिपिकल बनाओगे वो हार्ड बनते हुए चले जाएगा। सिर्फ इतना याद रखो कि जो हम लोग को हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम इटसेल्फ, हीट अपने आप से फ्लो नहीं हो सकता है, और आप लो टेम्परेचर बॉडी से भी लेके आप हाई टेम्परेचर बॉडी पे आपको हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी साइकिल के अंदर एब्सॉर्ब होगा, वो जो होता है आपको होल क्या करना पड़ेगा, वर्क डन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बोलता है, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है आज, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। क्या है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि जो एक शरीर का, हमारे बॉडी का जो कूलिंग होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। पर टेम्परेचर किसके डिफरेंस होना चाहिए, वो किसका, हीट का, हमारे बॉडी का और हमारे सराउंडिंग में जो उनके बीच का क्या होना चाहिए, डिफरेंसेस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता करना होगा, पेपर में आया तो आपको क्या से पता करना है कि जो हमारा रेट ऑफ कूलिंग होता है बॉडी का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर के।
पर डिफरेंस किसका होता है, जो हमारे हीट का और हमारे सराउंडिंग में जो है उन दोनों का डिफरेंस मिला के उसका टेम्परेचर का हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। सपोज करो कि हॉट वाटर है और हॉट वाटर टेक्स मच लेस टाइम इन कूलिंग 100 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री। तो जो हमारा गर्म पानी होता है बहुत कम समय लेता है हमें क्या होना कूलिंग करने के लिए, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस हो या तो 20 डिग्री सेल्सियस से हो 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। से आपको इतना याद रखना है कि वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और डिफरेंस किसका हीट और हमारे सराउंडिंग। अब तक जब मैंने आपको बताया ये चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एनडीए में थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन से पूछा जाता है, खास करके फिजिक्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स कवर किया है, केमिस्ट्री का नहीं। अभी आपको ऐसे लेक्चर मिलता रहेगा, आपको हर एक चैप्टर का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री में आपको हर एक टॉपिक का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और सेपरेट वाइज मिलेगा आपको, एसएससी एनडीए सबको आपको सेपरेट वाइज मिलेगा। बट आप जो हमने थर्मोडायनामिक्स कवर किया हुआ है वो सिर्फ फिजिक्स का पार्ट है, वो एनडीए का पार्ट है, एयरफोर्स का पार्ट है, आर्मी का पार्ट है। ठीक, तो आपको इसको पढ़ना है। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ भी लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिस्पॉन्स उसका मिल जाएगा। ठीक है, राधे राधे।